हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुशी होंगे और सन 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आपकी मेहनत जाया ना जाए तो मैं आपके लिए एक छोटी सी हेल्प के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, विद सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है। 12th क्लास की सन 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रश्न पत्र किस टाइप का आने वाला है और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलने की उम्मीदें हैं। तो देखते हैं विद सॉल्यूशन, देखते हैं आपको किस तरीके से अपना पेपर करके आना है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस मॉडल प्रश्न पत्र से आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी। तो देखते हैं पूरा सॉल्यूशन और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार भी कर लेना है। वैसे मैं इसके 2-3 सेट डालूंगा, तो ये इसका पहला सेट है और हमने पहले भी कुछ सेट डाले हुए हैं और सब्जेक्ट के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन और बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड किए हैं। उनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। अब अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन बनाते रहें और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी के सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दूंगा मैं। उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 2022 के लिए ऑफिशियली यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं, आप सभी को पता होगा। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो जारी नहीं हो चुके हैं और जितने सब्जेक्ट हुए हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं और ज़्यादातर आपके पेपर जो है लेंदी हैं, उनको सॉल्व करने में समय लगता है। तो जैसे जैसे आप समय अनुसार एक एक पेपर पाते जाएं, उनको तैयार करते जाएं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा क पार्ट में। ख पार्ट है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो वो होता है पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, क्योंकि पिता के पास में एक्स और वाई दोनों ही होते हैं, तो वो आपका एक्स देगा या वाई देगा, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद में ख पार्ट जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, तो दोनों में ही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी सहचर है, तो वो किसका है? शैवाल और कवक का। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके दो दो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो है, इसमें पूछा गया है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है आपको। तो टर्नर सिंड्रोम में जो होती है वो 44 प्लस एक्सओ होती है, और जबकि क्लाइनफेल्टर जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 44 प्लस एक्स 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 वाई होती है, यानी कि 46 गुणसूत्रों से अधिक होती है। और दोनों गुणसूत्रों की खासियत ये है कि आपका क्लाइनफेल्टर जो है इस गुणसूत्रों की वजह से जो है पुरुषों में आपको दिखाई देगा औरतों के लक्षण, और टर्नर सिंड्रोम में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका ख पार्ट पूछा गया है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये जो है इनमें अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद ग पार्ट है, परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो परागण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है द्विगुणित यानी कि 2n होती हैं, यानी कि 21 है, तो उसका 2n जो है 42 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो उसको बोलते हैं हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, और दूसरा जो है एवं इसी में आता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों आंसर लिखे गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। तो स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषक या स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क पार्ट पूछा गया पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। तो आपको जैसे पता होगा कि पक्षियों में लिंग जो निर्धारण होता है उसमें आपका जेड और डब्लू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जेड और डब्लू की। तो ये दो दो तत्वों द्वारा होता है। इसके बाद में पक्षियों में जो है नर समयुग्म होते हैं, जबकि मादा जो है विषम युग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फीमेल में है वो डब्लू जेड होगा और नर में डबल जेड होगा। तो मेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे
ZZ होगा और फीमेल में WZ होगा। अब इनमें बताया गया कि अगर आपका इस तरह से बनेगा तो क्या बनेगा। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता नहीं लगती है तो कोई ज़रूरी नहीं है, केवल आप लिख भी सकते हैं। लेकिन डायग्राम बनाना बायोलॉजी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये बना देते हैं तो कुछ लिखें ना लिखें, लगभग क्वेश्चन के आंसर में आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, नर सभी समान प्रकार के शुक्राणु पैदा करते हैं, जिसमें 8 ऑटोसोम और जेड सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मादाओं में जो है वो अलग अलग प्रकार के अंडे देती हैं, जिसमें 8 जो है ऑटोसोम और जेड क्रोमोसोम होते हैं, और दूसरे 8 में ऑटोसोम और डब्लू क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि आपके 8 8 16 हो जाएंगे, क्योंकि 16 का ही इसमें आपका सारा का सारा है। उसी के साथ जेड और डब्लू जुड़े रहते हैं या जेड जेड जुड़े रहते हैं। पांचवा है, जब जेड असर वाला अंडा एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो एक नर संतान पैदा होगा, और डब्लू असर वाले अंडे को निषेचित किया जाएगा तो मादा संतान उत्पन्न होगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि पक्षियों में किस तरह से जनन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपके कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 2022 एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आप सिंपलेस्ट फिगर बना सकते हैं। इसमें 3.4 जो है एमस्ट्रॉन्ग आपका मिडल में हो जाएगा, 3 और यहाँ पर आपका जो है 10 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 3.4 के बाद में जो हम इसका पूरा लेंगे तो ये 34 जो एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये छोटा सा चित्र बनाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें पूछा गया, प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर में रोगजनकों से लड़ने की शक्ति देती है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है, और प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों से पर्याप्त जैविक रोगों के प्रतिरोध होने के लिए जो है स्थिति का वर्णन करती है। उसके बाद में घ जो है, इसमें आर्कटिक पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्कटिक और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं कि आर्कटिक पौधे जो होते हैं वो आम के वृक्ष के मध्य सहभोजिता या सहभोजिता होती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, परंतु दूसरे को ना तो हानि होती है ना लाभ होती है। यानी कि आम के पेड़ को ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, लेकिन आर्कटिक पौधे को लाभ होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं। आर्कटिक का पौधा जो है आम की शाखा पर उगता है, और परंतु उसे भोजन प्राप्त नहीं करता। यह वायवीय जड़ुओं द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसी संदर्भ में आर्कटिक आम से वृक्ष से कोई हानि नहीं पहुंचाता, जबकि आर्कटिक को आम के वृक्ष से लाभ पहुंचता है। इसके बाद ड पार्ट में पूछा गया, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण समझाना है, यानी दर्शाना है। तो आपको केवल ये ग्राफ बनाना है जिसमें आंतरिक स्तर एक तरफ और बाह्य स्तर एक तरफ, और दोनों के बीच की जो है संरूपी और नियामक और आंशिक नियामक दोनों चीज़ें हमें कर्व के थ्रू दिखानी होंगी। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बनाएंगे। ध्यान रखना है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी पेपर में पिछले सालों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा गया है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अंतर को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अंतर हैं। आप 1, 2, 3 और 4 अंतर को आप आमने सामने मैंने लिखा है, इनको देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपका ख पार्ट, इसमें पूछा गया, हमारे समाज में लड़कियाँ पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताए कि यह क्यों सही नहीं है। तो पुरानी धारणा के अनुसार लोग लड़कियों को जन्म पर अब भी दुखी होते हैं, मतलब पुरानी धारणा है और आज भी मतलब ये माना जाता है, एवं दोष भी महिलाओं को ही देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, बिना इस बात का ध्यान रखने कि इसमें महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। आनुवंशिक अध्ययन के विकास के बाद हमने जाना कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। और ये डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें नर में XY होते हैं और मादा में XX होते हैं, और इसी के हिसाब से जब XX और Y अलग अलग मिलते हैं तो एक पुत्र और एक पुत्री जो है बनते हैं। इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। और इसके बाद में नीचे जो है 1-2 लाइन और आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। लिंग निर्धारण के लिए पिता का Y लिंग और X लिंग गुणसूत्र
शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। यदि पिता का X गुणसूत्र मादा के X से संकरण करता है तो बेटी होगी। यदि पिता का Y और मादा का X है तो आपको पता होगा कि शिशु जो है वो बेटा होगा। मादा में एक जोड़ी लिंग अनुपात जो है एक जोड़ी जो है XX होता है और जबकि पिता में XY होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लड़कियों के जन्म पर महिलाओं का दोष देना गलत है। इस तरह से हमें बताना था कि इसमें यही पूछा था कि ये सही है नहीं, आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। ग पार्ट में यहाँ पे पूछा गया एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रायोगिकता का नियम की व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले एक ही लक्षण के विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे टी और छोटे स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण जो है कराया गया तो इसमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो है लंबे और विषम युग्मी यानी TT होते हैं और F1 पीढ़ी में जो लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक है वो कैपिटल T बौनेपन के लिए जो प्रभावी होता है। इसके बाद में कारक अप्रभावी होता है। अतः जो F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता, सभी F1 पौधे लंबे होते हैं। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझा सकते हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है आपसे, DNA कुंडलिनी की कौन सी विशेषताओं ने वाटसन और क्रिक को DNA प्रकृति के जो है सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहायता किया और इसकी क्या आपको जो है व्याख्या करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है और बिल्कुल सही आंसर आपको समझाया है। इस आंसर को आप इसी तरह से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। इसको वीडियो को पॉज करना और आराम से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र जो है आपको बनाना है। तो आपके बुक में है ये चित्र, आप देख सकते हैं आपके चैप्टर में। तो इस तरह से ये जो साइकिल वाला चित्र है ये आपको मिलेगा पूरा का पूरा कंप्लीट। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो ये साइकिल वाला ज़रूर, साइकिल का मतलब होता है कि चक्र, साइकिल का मतलब है जो ये राउंड शेप आप देख रहे हैं इस तरह। साइकिल का मतलब है कि यहाँ से चल रहा है ये इस ऐसे घूमते हुए वापस ऐसे आ रहा है, तो इस तरह की साइकिल बोलते हैं हम इसको। इसके बाद ख पार्ट पूछा गया है जैविक यानी जीव विज्ञान के अध्ययन से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये आपको बताना है। यानी कि जैविक यानी जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ये किस तरह से है। तो इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जो है हमने बीमारियों का पता लगाया है, वैक्सीनेशन डेवलप किए हैं और उनको संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक हमने नियंत्रित भी किया है। तो इस तरह से चीज़ों को हमें लिखना होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, तो ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि किस तरह से मृदा की उर्वरकता को ये बढ़ाते हैं। इसके बाद में घ पार्ट है, इसमें वैक्यूलोवायरेसिस क्या जो है ये है और क्या होता है इसको आपको समझाना है। तो इसके बारे में मैंने आपको 4 वर्ड्स में यानी कि 4 लाइंस में आपको समझाने की कोशिश की है और बेस्ट आंसर सिंपलेस्ट वर्ड में आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसको देख करके आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको निम्न पे टिप्पणी लिखनी है जिसमें पहला है PCR पे। तो PCR आपको पता ही होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है और इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इसमें कौन कौन से चरण होते हैं उस टिप्पणी में हम 3 चरणों को बता देंगे जो कि 3 चरण इसमें होता है। तो इस तरह से ये टिप्पणी आप कंप्लीट लिख सकते हैं। आपके सामने की पूरी टिप्पणी जो यहाँ पे लिखी गई है PCR की, तो इसको आप पढ़ लेना क्योंकि अभी आप आराम से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। और सिंपलेस्ट वर्ड मैंने जैसे बताया हर क्वेश्चन के लिए सिंपलेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद में सेकंड पार्ट पे टिप्पणी लिखनी है प्रतिबंध एंजाइम, यानी प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या टिप्पणी आपको लिखनी है, किस तरह से लिखनी है वो मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। तो इसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो 1.1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपको ये टिप्पणी जो है लिखनी होगी। उसके बाद आते हैं ख पार्ट में, इसी का उसमें क पार्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें टिप्पणी लिखनी थी और ख पार्ट में आपको पूछा गया है यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या योगदान है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा विस्तारित रूप से बताया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन आपको जो है लिखना पड़ेगा तो आपको पॉइंट्स जरूर डालने हैं जिसमें आपका यहाँ पे पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों का विकास, पीड़कनाशी
जो है ये हो जाएगा। उसके बाद में खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, दूसरा पॉइंट से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप इसमें 2-2 लाइन लिख ले अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो। तीसरा जो है पर्यावरणीय असंतुलन के प्रति सहिष्णुता जो है ये भी है, और एक आपका आ जाएगा जैव उर्वरकों की वृद्धि जो है वो भी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझा देंगे। इसके बाद ग पार्ट जो है, इसमें परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने उदाहरण है, और ऐसे जीवाणु जो किसी अन्य जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। और इसके बाद में इसको पैरासिटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणुओं के कारण होते हैं, जैसे हैजा, टीबी, टाइफाइड आदि जो है सारे के सारे हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप और भी लिख सकते हैं नींबू में सिट्रिक कैंसर रोग परजीवी जीवाणु के कारण ही फैलता है, जो कि आपका नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में घ पार्ट में आपका पहला पार्ट पूछा गया है, अंतर बताना है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में आपको अंतर बताना है। तो जो शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने अनुकूल के हिसाब से दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, जैसे कि उत्तरी स्थलीय गिलहरी की बात करें और दक्षिणी पश्चिमी स्थलीय गिलहरी की बात करें, वो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए शीत अनुकूलित प्रभाव में चली जाती हैं। चाहे आप बोल सकते हैं कि दिल्ली से जो कोई व्यक्ति अगर शिमला चला जाए तो इसे ग्रीष्म निष्क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए या गर्मी से अनुकूलित वातावरण में जाना चाहता है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट जिसमें आपसे पूछा बाह्यपोषी और अंतरपोषी इसमें आपको एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक में जो है जंतुओं में अंतर बताना है। तो ये ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं, और ये जो है इनका रक्त गर्म होता है, इनका तापमान उनके लिए परिवेश के साथ बदलता रहता है, और ये जो शरीर का तापमान है स्थिर बनाए रखते हैं। इसमें मछली, उभयचर और सरीसृप वगैरह आ सकते हैं, इसमें पक्षी और स्तनधारी जो है आ सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। इसमें शुक्रांगी कहाँ संचित होते हैं ये आपको बताना है, अथवा में आप चाहें तो पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो मैंने पहला जो पार्ट है इसको करा है, नीचे वाला अथवा पार्ट छोड़ दिया। आप चाहे तो अथवा पार्ट भी कंप्लीट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरुष के नर जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन करेंगे, तो इसमें आपका एक चीज़ आ जाएगी, पुरुषों में नर जनन अंग जो होता है ये इसमें टेस्टिस होता है, जिसमें शुक्रवाहिका आदि वृषण के अन्य सहायक अंग होते हैं। और मनुष्य में जो तंत्र है उसको हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस के बारे में हम समझाएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है और क्या कार्य करता है और कहाँ रहता है। इसके बाद में एपिडाइडिमिस जो होता है इसको हम समझा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट इसका बताएंगे हम डायग्राम। अगर देखिए हर चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको उनकी वैल्यू पता है तो वैल्यू ज़रूर लिखे कि कितनी वैल्यू की हैं वो। उसके बाद आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है जो कि आपके बुक में मिलेगा। ये डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य की बात हुई है, नर की बात हुई है, और अगर मादा का पूछता तो मादा का बनाना पड़ेगा आपको। शुक्रवाहिका फिर आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपका शिशुनयन पेनिस हो जाएगा। उसके बाद में सहायक जनन ग्रंथियाँ जो है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हो जाएगी, और काउप्स ग्रंथियाँ भी हो जाएंगी। और शुक्राशय जो है सेमिकल वेसिकल्स जो है इनको भी आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट वाइज आपको इसको समझाना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। सारे के सारे आपने चीज़ें यहाँ पे देखी, तो मैंने बताया जैसे जैसे आपको करना है। सिंपली आपको वीडियो पॉज करना है, एक एक वर्ड को आपको आराम से पढ़ लेना है। ये पूरे का पूरा एक साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अनुवांशिकी कूट क्या है और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा वाला पाठ जो है मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा इसका आरेखीय निरूपण करके वर्णन करना है। इसके युग्मों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो मैंने अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया है। तो अनुवांशिक कूट क्या है इसके बारे में हम समझाएंगे कि आदिकाल से उपस्थित वह सार्वत्रिक कोड जो सभी जीवधारियों में आनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को सफल बनाता है, अनुवांशिक कूट कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझाएंगे। और इसके बाद में अनुवांशिक कूट की विशेषताएं जो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 +
3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि आनुवंशिक कूट के बारे में बताने के बाद में इसकी विशेषताओं को जो आप बताएंगे तो इसमें 3 नंबर मिलेंगे। तो इसकी विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं, तो जो कूट है वो त्रिक होते हैं। इसके बाद में दूसरा आप बता सकते हैं आनुवंशिक कूट अपहासित होते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। उसके बाद आनुवंशिक कूट जो है कोमा विहीन होते हैं। और सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। इजी मतलब एग्जाम्पल्स, ठीक है। इजी कोई ऐसा ना समझ ले ये कुछ और है। इजी मतलब उदाहरण आप लिख सकते हैं, उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हैं हिंदी में इस तरह से। आनुवंशिक कूट में कोमा वाहिनी होते हैं, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में आनुवंशिक कूट असंदिग्ध एवं विशिष्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप छठा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे इसको डार्क कलर करना भूल गया, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप छठा पॉइंट भी, इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट जो है EUG कोड एन दोहरा कार्य करता है, ये भी इसके अंदर आता है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है उसमें पूछा गया आपसे अनुकूलन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा में जो पार्ट है इसमें आप कर सकते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारक क्या है वो आपको बताने हैं। तो जाति क्षति वाला ही मैंने किया, अथवा वाला अच्छा है तो आप अनुकूलन को परिभाषित करके ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाति क्षति के कारण जो है वो क्या है, तो इसमें हम जाति क्षति के जो बड़े कारण हैं पहले तो हम समझाएंगे जाति जो कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉसेस क्या है। उसके बाद में हम इसके विवरण के हिसाब से पहले पॉइंट के हिसाब से आवासीय क्षति तथा विखंडन हम बता देंगे। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि मतलब जहाँ पे रहते हैं वही चीज़ लॉस हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट में ले सकते हैं अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हम जो जितना सोचते हैं ना उससे ज़्यादा उसका हम लोग दोहन कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम बोल सकते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण भी होता है, यानी कि हम जो ऐसी चीज़ें देखते हैं उनके ऊपर भी हम आक्रमण करते हैं। उसके बाद में सहविलुप्तता जो है वो आ जाएगी को एक्सटिंक्शंस। और उसके बाद में स्थानांतरी